मैं दो बेसिक चीजें फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू कर रहे हैं। जो मेजरली आज की क्लास डिपेंडेंट है ना, वो दो CS1 के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, जो आप ऑलरेडी देख भी चुके हो मेरे साथ स्टार्ट करते हुए चैप्टर, कि अगर मुझे y का कंडीशनल मीन पता हो और y का कौन सा मीन निकालना हो, अनकंडीशनल, तो आई कैन यूज दिस रिजल्ट। और सिमिलरली अगर मुझे y का अनकंडीशनल वेरिएंस निकालना है यूजिंग y का कंडीशनल वेरिएंस, तो आई कैन यूज दिस रिजल्ट। पूरी क्लास में यही रिजल्ट बार बार यूज हो रहे हैं, बट इन डिफरेंट फॉर्म। क्वेश्चंस हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम पढ़ें ध्यान से, तो क्या कह रहा है कि, अच्छा उससे पहले एक और बात याद दिलाता हूं। कब आप ऐसा लिखते थे x फॉलोज पॉइजन लैम्डा, और कब आप ऐसा लिखते थे x गिवन लैम्डा फॉलोज पॉइजन लैम्डा, याद है आपको CS1 में? कब? डिपेंड्स कि लैम्डा जो पैरामीटर है मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है या वो अपने आप में खुद एक रैंडम वेरिएबल है। तो अगर वो लैम्डा जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट होता था तो हम ये नोटेशन को यूज करते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो लैम्डा अगर अपने आप में रैंडम वेरिएबल बन गया तो दिस इज द नोटेशन दैट वी यूज टू यूज। अब अगर यहां पर मेरे से E ऑफ x मांग ले और मैं आंसर लैम्डा लिख दूं इस केस में, तो दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। व्हाई? क्योंकि लैम्डा का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन है, लैम्डा का अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन नहीं है। तो अगर आपको लैम्डा मीन लिखना है तो वो किसका होगा? आप इसका मीन लिखिए, लैम्डा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका वेरिएंस लिखिए, लैम्डा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अगेन कब काम कर रहा है? कंडीशनल वे में काम कर रहा है। इसी को बेसिस बना के क्वेश्चन 22 पढ़ रहे हैं। पहले कह रहा है क्लेम अमाउंट ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिसी डिपेंड ऑन अ पैरामीटर अल्फा फ्रॉम अल्फा विच वेरीज फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी। यानी अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, हर पॉलिसी के लिए अल्फा क्या हो रहा है? नई वैल्यू ले रहा है। कह रहा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द क्लेम अमाउंट x गिवन अल्फा, यहां तो खैर बोल ही दिया चल के, गिवन अल्फा वो क्या है आपका? ये x का कंडीशनल मीन है और ये x का कंडीशनल वेरिएंस है। और मांगा क्या आपसे? कह रहा है पैरामीटर अल्फा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन और वेरिएंस ये है। यानी E ऑफ अल्फा अगर हम निकालें तो 20 है और V ऑफ अल्फा अगर हम निकालें तो 4 है। मांगा है मेरे से अनकंडीशनल मीन ऑफ x। क्या लिखूं? फटाफट बोलो। So that is expectation of expectation x given अल्फा, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ 200 प्लस अल्फा, क्योंकि ये मीन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। और या फिर मैं क्या बोलूंगा? 200 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज 220। और ऐसे अगर वेरिएंस ऑफ x निकालता हूं तो क्या बोलोगे आप? एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस x गिवन अल्फा प्लस में वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन x गिवन अल्फा, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ 10 प्लस 2 अल्फा एंड वेरिएंस ऑफ 200 प्लस अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ 10 प्लस 2 अल्फा को, और ये क्या बन गया? खाली वेरिएंस ऑफ अल्फा। वैल्यूज पता, आंसर निकल जाएगा। टिपिकल CS1 क्वेश्चन जो आप पढ़ते थे वहां पे, है ना? याद आ गया? करना है नोट? मन करा तो कर लो, मतलब नहीं करा कोई बात नहीं। फिर हम शुरू करेंगे मेन चीज जो आज की है। और जब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब आप, क्योंकि क्वेश्चन ही करने हैं आज की क्लास में, उन्हीं के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट समझना है। तो अपने को यही समझना होगा कि वो पैरामीटर रैंडम वेरिएबल है या वो पैरामीटर क्या है आपके लिए? कांस्टेंट है। अगर वो पैरामीटर रैंडम वेरिएबल है तो मेरे को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पता है? टेक्निकली कंडीशनल। और अनकंडीशनल निकालने के लिए मुझे रिजल्ट्स को बार बार यूज करना पड़ेगा ऐसे। सो दिस इज बुक का वैसे पेज नंबर 17 जिस पे टॉपिक दिया हुआ है। सो पहले रिंग डाल लेना उसमें, वेरिएबिलिटी इन हेट्रोजीनियस पोर्टफोलियो। आई विल कम बैक टू वर्ड हेट्रोजीनियस, और ये सब मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, क्योंकि जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बेटर रिलेट कर पाओगे आप कि व्हाट डू आई मीन बाय वेरिएबिलिटी इन हेट्रोजीनियस पोर्टफोलियो से। तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे हेडिंग को, बट वी विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन के थ्रू हो क्या रहा है।
जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं आपको क्या समझ में आ जाता है, पहले मुझे उसका आंसर दे दीजिए। आपने दो तरह के रिस्क मॉडल्स पढ़े हैं मेरे साथ, एक क्या पढ़ा है कलेक्टिव और एक क्या पढ़ा है इंडिविजुअल। सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ के क्या आपको तुरंत आइडिया मिल जाता है ये कलेक्टिव रिस्क मॉडल है कि इंडिविजुअल रिस्क मॉडल है? कौन सा? इंडिविजुअल, क्योंकि देयर आर फिक्स नंबर ऑफ रिस्क। दिस वाज द मेन डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ रिस्क है तो दिस इज द केस ऑफ इंडिविजुअल रिस्क मॉडल। एग्रीगेट क्लेम्स फ्रॉम द ith पॉलिसी आर डिनोटेड बाय रैंडम वेरिएबल SI। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इंडिविजुअल रिस्क मॉडल आपको पढ़ाया तो मैंने बोला कि S जो होगा वो दैट इज Y1 Y2 सो ऑन Yn, ये नोट नहीं करना है आपको। और Y1 का मतलब क्या था वहां पे? पहला पॉलिसी होल्डर को टोटल में कितना पैसा पे करूंगा, जिसको हमने फर्दर ऐसा लिखा था X11 X12 सो ऑन X1N1 की मीनिंग क्या था? अगर पहला पॉलिसी होल्डर का पहला क्लेम कितने का आया, पहले पॉलिसी होल्डर का सेकंड क्लेम कितने का आया, कितने क्लेम करेगा मुझे पता नहीं है, और उन सबके टोटल को आपने किससे डिनोट करा? Y1 से। उसी चीज को यहां पर डिनोट करा जा रहा है S1 से। अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे जाके तो SI का मीनिंग क्या है? ith पॉलिसी होल्डर को टोटल कितना पैसा मैं क्लेम की फॉर्म में दूंगा, दैट इज SI। हम YI से किस में चेंज कर रहे हैं नोटेशन को? खाली SI में। तो SI डिफाइन कर लो पहले अपने लिए कि SI इज द एग्रीगेट क्लेम्स फ्रॉम द ith पॉलिसी। SI is the aggregate claim from the ith policy. और क्या बोला गया SI के बारे में? पढ़िए आगे कि where SI has a compound Poisson distribution. Let's try to understand this. अगर ये SI की S1 की डेफिनेशन है and I'm saying कि S1 is compound Poisson, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां से याद करके बोलेंगे ध्यान से। करेक्ट, जो N1 है वो क्या फॉलो कर रहा है? पॉइजन फॉलो कर रहा होगा, राइट? क्योंकि N के बेसिस पे आपने टर्मिनोलॉजी बनाई थी, अगर N पॉइजन फॉलो करेगा तो S क्या फॉलो करेगा? कंपाउंड पॉइजन। तो अगर ऐसा बोला गया कि SI, अगर इन जनरल मैं इसको सपोज ऐसा लिख देता हूं कि XI1 XI2 एंड सो ऑन XINI, दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ SI। और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि SI क्या फॉलो कर रहा है? कंपाउंड पॉइजन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका मतलब NI का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा होगा? यहाँ पे पॉइजन रहा होगा, तभी S का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनाया? आके कंपाउंड पॉइजन बनाया। याद आ गया ये चीज? आपको याद ज्यादा करना है, मेरा काम बहुत कम है, बस मुझे तो खाली सारी चीजों को फिट करता जाऊंगा जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। चलो, कह रहा SI हैज कंपाउंड पॉइजन विद पैरामीटर लैम्डा I। इसका क्या मतलब हो गया? पहले पॉलिसी होल्डर के लिए पैरामीटर क्या है? λ1। दूसरे का पैरामीटर क्या है? λ2। तीसरे का पैरामीटर क्या है? λ3। यानी अब जो लैम्डा है दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग पॉलिसी वाइज। वो मीनिंग है हेट्रोजीनियस पोर्टफोलियो का। डिटेल में भी आऊंगा थोड़ी देर में उसके ऊपर। और CDF के बारे में क्या दिया है क्लेम अमाउंट का? क्या एक्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता होगा? वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, कौन सा फॉलो कर रहा है उसका CDF आपको दे दिया गया कि CDF क्या है उसका? कैपिटल FX। कह रहा नोट सिंप्लिसिटी हमने ऐसा माना है कि FX आइडेंटिकल है सबका, यानी X का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गोइंग टू चेंज पॉलिसी वाइज, बट N का डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी वाइज बदल रहा है क्योंकि सबका लैम्डा क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। सॉर्टेड है बात? क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे अगर कोई भी वर्ड ऐसा जो आपको यहां से लेकर यहां तक तकलीफ दे रहा है तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और नहीं दे रहा है तो आगे चलते हैं। अब इसको रीड करते थोड़ा और डिटेल में। इस एग्जांपल में हमने ऐसा मान लिया कि FX इज अज्यूम्ड टू बी नोन बट द वैल्यूज ऑफ पॉइजन पैरामीटर जो लैम्डा आई है वो कैसी वैल्यूज है? वो अननोन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं वहां पे X के पैरामीटर्स और N के पैरामीटर्स नोन थे, अननोन नहीं थे। अब पहली बार वो पैरामीटर कैसे होने जा रहे हैं? अननोन होने जा रहे हैं। कह रहा है इन दिस सबसेक्शन द लैम्डा आईज आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ध्यान से पढ़ लो, क्या वर्ड यूज कर दिया? लैम्डा आई कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा आई क्या है? रैंडम वेरिएबल है। और क्योंकि लैम्डा आई रैंडम वेरिएबल है मैं ऐसा लिख दूं NI फॉलोज पॉइजन लैम्डा आई। आप मेरी बात को मान जाएंगे क्या? मैंने क्लास के बिगनिंग में एक बात बोली आपको, क्या लिखना चाहिए आपको इसका मतलब? और सर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि लैम्डा आई आर रैंडम वेरिएबल्स देन यू शुड राइट दिस, यू शुड राइट दिस कि NI गिवन लैम्डा आई क्या फॉलो कर रहा है? पॉइजन लैम्डा आई। क्यों? क्योंकि लैम्डा आई क्या है यहां पर? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विद सेम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कह रहा है इन अदर वर्ड्स लैम्डा आई is treated to be set of IID random variables। लैम्डा आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आई नीड योर अटेंशन मोर, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूं, आप समझिए लाइन कहना क्या जा रही है। मैं तो डिटेल में खोल खोल के लाइन पढ़ाने वाला हूं सेक्शन की, इसलिए कह रहा लैम्डा आई रैंडम वेरिएबल है तो बात सॉर्टेड है।
बट वो रैंडम वेरिएबल पॉलिसी वाइज बदल नहीं रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज हो रहे हैं। मान लो ये लैम्डा 1 ये पहली पॉलिसी होल्डर है मेरी, इनके लिए लैम्डा 1 कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो आपके लिए भी लैम्डा 2 वही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। वो सेम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। सेकेंडली इंडिपेंडेंट है। तो अगर मान लो आपके लिए लैम्डा ई से एक्सपोनेंशियल 5 है फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे मान लिया, तो आपके लिए भी क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियल 5 ही होने वाला। जितनी पॉलिसीज हैं सबके लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला, आइडेंटिकल, एज वेल एज सारे रैंडम वेरिएबल्स कैसे होने वाले हैं मेरे, इंडिपेंडेंट। ये आपने माना हुआ है। फिर पढ़ो आगे क्या कह रहा है। This means that if a policy is chosen at random from the portfolio, it is assumed to that Poisson parameter for the policy is not known, but the probability statements can be made about it. इसका मतलब क्या है? ये बोलने में और ये बोलने में क्या डिफरेंस है, बताओगे आप मुझे? अच्छा, पहले केस में मैं बता सकता हूं कि उसका एवरेज क्या आएगा, 5, है ना, सब कुछ पता है मुझे, पैरामीटर ये है, तो हर एक चीज बताई जा सकती है। अभी पैरामीटर क्या हो गया, अननोन हो गया, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, रैंडम वेरिएबल। बट आई कैन मेक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स इफ यू कैन, जैसे मैंने आपको लैम्डा एक्सपोनेंशियल 5 फॉलो कर रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज आसानी से, क्योंकि मैंने आपको क्या दे दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। बट यू वोंट बी एबल टू कोट में लैम्डा की वैल्यू क्या है, क्योंकि लैम्डा इज नो लॉन्गर अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोल दें कि 50% चांस दैट पॉइसन पैरामीटर लाइज बिटवीन 3 एंड 5, इसका क्या मतलब है, लाइज बिटवीन 3 एंड 5 एंड प्रोबेबिलिटी 50-50। ध्यान से सुनो, आंसर दो मुझे। आसान भाषा में बोल दो क्या बोलना चाह रहा है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो मेरे लिए। ठीक है, और 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर आप 50% इतना श्योर हैं, तो बचे हुए 50 में क्या बोलेंगे आप, 3 से छोटा 5 से बड़ा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो बहुत कॉमन इंग्लिश एरर है यहाँ पे, ठीक है ना। आप मेरी इंग्लिश में बहुत ऐसी तेज नहीं है, ठीक है, मैं मैथ्स में समझ रहा हूँ इस बात को। इसका मीनिंग ये है कि पहले से ना गलती से सही बोल दिया, पर इसको मैंने कंफ्यूज कर दिया। पहले क्या बोला तुमने, 3 और 5 करेक्ट, पर से दोबारा पढ़ा, बिटवीन पढ़ के फिर कंफ्यूज हो गया, बोला नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। बिटवीन एंड एंड, 2 वर्ड्स आर यूज्ड यहाँ पे ना, बिटवीन भी और एंड भी है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 एंड 5 के बीच में चूज करिए, 3 एंड 5 के बीच में, तो मैंने आपको 2 ही चॉइसेस दिए हैं, तो 3 है या क्या है 5, 3 to 5 के बीच में चूज करिए। बस वो बिटवीन से हम कंफ्यूज हो गए, पर बिटवीन का रोल नहीं है, एंड का रोल है। अगर वो 2 लिखा होता 3 to 5 तो बात अलग हो जाती। क्लियर, तो आपने अभी जो पहले समझा था वो सही था कि 3 और 5 2 ही ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, दोनों के चांसेस क्या है, 50-50। मतलब पहला पॉलिसी होल्डर के लिए लैम्डा 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, चांसेस सेम। सेकंड के लिए भी 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्या ऐसा बोल रहा हूं कि पहले का 3 हुआ तो दूसरे का 3 होगा, नो, सबके लिए वो रैंडम वेरिएबल है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है, बट वैल्यू कुड वेरी ना, 3 अलग, कुछ की 3 होगी, कुछ की क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, चलो। Because it is important to understand that Poisson parameter for the policy chosen from the portfolio is a fixed number. The problem is that number is not known. जब मैंने आपको ये बोल दिया कि Poisson के पैरामीटर 2 ही हो सकते हैं, 3 या 5, तो ये तो सॉर्ट हो गया कि 3 या 5 में से कोई एक ही नंबर होगा, वो नंबर फिक्स है। पर वो नंबर क्या है, बोलो वो नहीं पता लग पा रहा है। और क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि वो लैम्डा क्या बन गया आपके लिए, रैंडम। प्रॉब्लम सॉल्व, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक जो केसेस हमने पढ़े हैं वो ये केसेस थे यहाँ पे मुझे पैरामीटर नोन थे। आज वो पैरामीटर अननोन होने के साथ साथ एक रैंडम वेरिएबल है, खाली अननोन बोल के नहीं बच गया कि लैम्डा अननोन है, कि अननोन है बट कांस्टेंट, ऐसा लिख देता तो भी मैं ये लिख देता ni फॉलोज पॉइसन लैम्डा। और इतना बोला था ना कि पैरामीटर इज अननोन बट इट इज अ फिक्स कांस्टेंट, तो भी लैम्डा लिख के आगे बढ़ गया होता। प्रॉब्लम क्या होता, बोला वो अननोन है और साथ में वो क्या है, रैंडम वेरिएबल है। दिस इज द रीजन दिस नोटेशन जंप्ड इन। प्रॉब्लम क्लियर है भाई, समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो हम आगे समझेंगे, अगर आप समझ पाए। ये मेन क्वेश्चन है आपका, वो तो थ्योरी थी। करेक्ट, सपोज मेरे पास कुछ पॉलिसीज है जिनका पॉइसन पैरामीटर या तो क्या होगा 0.1 होगा या क्या होगा 0.3 होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों की 0.5, और मुझे मीन और वेरिएंस निकाल के देना इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। आपको याद दिला दिया जाए, e ऑफ x को आप m1 बोल रहे थे एवरेज क्लेम अमाउंट को, और ये e ऑफ x स्क्वायर था। तो उसी नोटेशन में वो आपसे आंसर चाहता है। किसका चाहता है लेकिन,
एग्रीगेट क्लेम्स फ्रॉम अ पॉलिसी चोजन एट रैंडम, क्या पूरा पोर्टफोलियो का मांग रहा है आपसे आंसर? नहीं, रैंडमली कोई भी पॉलिसी उठाइए, कोई भी एक एसआई उठाइए, उसका आप क्या दे दीजिए मुझे, मीन और वेरिएंस। क्योंकि आपका जो एस है, नॉट वाई, आपका जो एस है वो ये है, S1 S2 सो ऑन ऐसा। तो इसमें से अगर आप कोई रैंडमली एक एस पिक करते हैं तो उस एस का क्या दे दीजिए मुझे, मीन दे दीजिए, और उस एस का क्या दे दीजिए मुझे आप, वेरिएंस। मेहनत करेंगे कि आंसर देंगे, मैं आपसे पूछता हूं। एस के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था ऊपर, एस क्या फॉलो कर रहा है, कंपाउंड, दैट्स व्हाई यू रोट दिस राइट। बट कंपाउंड पॉइजन होने से एक फायदा होता था, याद होगा आपको। लेट्स गो बैक टू बेसिक। ईएस क्या होता था, लैम्डा M1, वो तो फॉर्मूला था EXEN, बट कंपाउंड पॉइजन में इसको आसान बना लेता ना, लैम्डा M1। और VS क्या था, लैम्डा। ये लैम्डा किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, एक तरह से E ऑफ N को, और ये M1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, आपके E ऑफ X को। ये तो फॉर्मूला है आपका। अब आपने बोला S क्या फॉलो करता है, कंपाउंड पॉइजन। S क्या फॉलो करता है, कंपाउंड पॉइजन। तो आपके हिसाब से E ऑफ SI क्या होगा, लैम्डा M1 टाइप से आना चाहिए आंसर। तो आंसर तो लैम्डा M1 टाइप से आना चाहिए। जोर से बोलो। तो बोल रही हो लैम्डा I इंटू M1, ये विधि का आंसर है। भरोसा मतलब उसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगा बोलते हुए, जस्टिफाई करो, फिर भी आपने बोल तो दिया है, आगे बढ़ो। चलो ऐसे समझते हैं, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ थोड़ा पहले। मीन जब आप निकालते हैं पॉपुलेशन मीन, तो एक रैंडम वेरिएबल होता है या कांस्टेंट वैल्यू आती है? लैम्डा तो रैंडम वेरिएबल। मेरा भी इनसे क्वेश्चन है, जब आप EX निकालते हैं, EX कोई भी एक्सपेक्टेशन आप निकाल रहे हैं, तो पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हैं, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है या वो रैंडम वेरिएबल आता है? वो कांस्टेंट आता है। अभी जो आंसर आपका है दैट इज नॉट अ कांस्टेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैम्डा आई, तो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। फिर इसके बाद कंडीशनल लगा देंगे, जबरदस्ती लगा दें, देख सकते हो, तो SI के आगे, ऐसा ही के आगे लगा दें? SI कंडीशनल क्यों लगाऊं? सिर्फ क्यों लैम्डा है, फिर रैंडम वेरिएबल है। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है। आज जो SI है वो XI और NI गिवन लैम्डा पे डिपेंडेंट है, ये तो क्वेश्चन था। तो इसीलिए जो SI है ना, उसको हमें लिखना चाहिए SI गिवन लैम्डा। आप ये फॉर्मूला सही बोला आपने, लैम्डा M1, बट ये SI का मीन नहीं है, ये किसका मीन है? वो सर दिस इज SI गिवन लैम्डा I विल इज लैम्डा I M1, ये आंसर है आपका। और आपको याद हो EX गिवन Y इज ऑलवेज अ रैंडम वेरिएबल, EY गिवन X इज ऑलवेज अ रैंडम वेरिएबल। याद है आपको? मैंने आपको जब चैप्टर की बिगनिंग करी तो बताया भी होगा कि याद करो EY गिवन X इज इक्वल टू X हमेशा फंक्शन बनता था किसका, X का। तो ES गिवन लैम्डा I शुड बी फंक्शन ऑफ क्या, लैम्डा I, है ना? क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो अब मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं बातों को, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। पहले लैम्डा I के बारे में विचार कर लेते हैं क्योंकि वो हमें जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन को फॉर्मली करते हैं। लैम्डा I की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0.1 और 0.3 विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0.5 एंड 0.5। तो फटाफट से आप मुझे E ऑफ लैम्डा I एंड V ऑफ लैम्डा I निकाल के दे दो, क्योंकि मुझे बाद में यूज करना है। अभी इसको छोड़ दो सब कुछ, समझ लिया आपने, बट फॉर्मली कैसे प्रेजेंट करना आई विल टेल यू। भाई मीन तो मिड पॉइंट ही हो जाएगा, 0.5 है, तो मीन क्या जाएगा आपका 0.2। बैलेंस निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, E ऑफ लैम्डा I का स्क्वायर विच इज 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.5 एंड 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.5, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आ जाएगा 0.05 आ जाएगा ना, 9 और 1 10, ठीक है। एंड V ऑफ लैम्डा I अगर आप निकालेंगे तो दैट इज E ऑफ लैम्डा I का स्क्वायर माइनस E ऑफ लैम्डा I का स्क्वायर which is 0.05 minus 0.04, that is 0.01. And then you will mention कि SI given lambda I follows compound Poisson distribution. क्वेश्चन ने बोला ऐसा, SI given lambda I follows compound Poisson distribution with parameter lambda I
SI given lambda I follows compound Poisson distribution with parameter lambda I, तो इसलिए मैं E of SI given lambda I को लिख सकता हूं lambda I m1 यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पॉइजन जो मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि अगर S फॉलो करता था कंपाउंड पॉइजन पैरामीटर लैम्डा, तो मैं E of S को क्या लिखता था लैम्डा m1 और B of S को क्या लिखता था लैम्डा m2। और मेरे केस में SI गिवन लैम्डा क्योंकि फॉलो कर रहा है कंपाउंड पॉइजन, तो इसलिए उस रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होगा लैम्डा m1, बस लैम्डा किससे रिप्लेस करा लैम्डा I से, एंड V of SI गिवन लैम्डा I क्या लिखूं लैम्डा I। दिस बिकम्स एन इजी टास्क क्योंकि आपने कंपाउंड पॉइजन के डेरिवेशंस कर रखी हैं इसलिए। पर मांगा क्वेश्चन ने क्या है आपसे E of SI and B of SI, so do you need my help now? क्या करोगे? और सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन SI गिवन लैम्डा I लिख सकता हूं इसको मैं, और या फिर क्या लिख सकता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा I m1 लिख सकता हूं। क्या कांस्टेंट क्या रैंडम वेरिएबल m1 कांस्टेंट है, रैंडम वेरिएबल क्या है लैम्डा I, तो वो एक्सपेक्टेशन के अंदर रह जाएगा और बाहर क्या आएगा m1। और आप निकाल चुके हैं E of लैम्डा I कितना 0.2 m1। आंसर कांस्टेंट है कि रैंडम वेरिएबल, अब ध्यान से समझो, जो मैंने आपसे इनिशियली पूछा पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हैं तो कैसा आएगा, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएंस के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस SI गिवन लैम्डा I प्लस में वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन SI गिवन लैम्डा I, या एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा I m2 प्लस में वेरिएंस ऑफ लैम्डा I m1। लैम्डा I और m2 में क्या कांस्टेंट क्या रैंडम वेरिएबल, अगेन बोलो सर लैम्डा I रैंडम वेरिएबल है, वो एक्सपेक्टेशन के अंदर रहेगा, बाहर क्या रहेगा आपका m2। एंड सिमिलरली लैम्डा I m1 में क्या कांस्टेंट है m1, वो बाहर आएगा लेकिन कैसे स्क्वायर होके, और वेरिएंस के अंदर क्या बचेगा सिर्फ विच इज 0.2 टाइम्स m2 प्लस 0.01 टाइम्स m1 का स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस ऑफ SI। अब पता क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, अभी तक x और n सिंपल रैंडम वेरिएबल्स चल रहे थे, पैरामीटर नोन थे, अब उनके पैरामीटर्स भी अपने आप में क्या बन रहे हैं। तो अभी केस आसान लिया जहाँ पे n ऐसा है, फिर एक x का भी लेंगे अभी आगे चल के थोड़ी देर में। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो क्या मांग रहा है आपसे, कह रहा फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ इन टर्म्स ऑफ m1 m2 and n, किसका लेकिन अब पूरे पोर्टफोलियो की बात हो रही है, यानी S की बात हो रही है, और S को आपने क्या डिफाइन करा है सम ऑफ ऑल दी SIs। क्या करा जाए, माय क्वेश्चन टू यू इज एंड यू हैव टू आंसर, S1 S2 S3 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स और नॉट, यस तो भी वाई, नो तो भी वाई। Just try to understand in this sense। हमने बोला लैम्डा की दो ही वैल्यू हो सकती है हर पॉलिसी होल्डर के लिए, आइदर 0.1 और 0.3। मैं पहला पॉलिसी होल्डर हूं, मेरा लैम्डा 0.1 है, मेरा लैम्डा 0.1 है। आप सेकंड पॉलिसी होल्डर, आपका लैम्डा क्या है, मेरे से रिलेटेड है नहीं है, वो सर आपसे क्या मतलब है, आपका 0.1 हो सकता है बट मैं 0.3 वाला भी हो सकता हूं और मैं 0.1 वाला भी हो सकता हूं। आपका लैम्डा क्या वैल्यू ले रहा है इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट कि मेरे केस में पॉइजन पैरामीटर क्या वैल्यू लेने वाला है। तो क्या डिपेंडेंसी है, आंसर इज नो। वर्ड्स में लिख लेना इस बात को, क्योंकि ये बुक में नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, और मैं डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा अच्छी तरह भाषा में। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं क्यों इनको इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं, मेरा लैम्डा क्या है इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट सेकंड नेक्स्ट पॉलिसी होल्डर का लैम्डा क्या होने वाला है। इसीलिए सारे SIs आर इंडिपेंडेंट।
और ध्यान से सुनना, मैं बता भी दूं कि मेरा लैम्डा 0.1 है, बता रहा हूं आपको, तो भी आपकी इंफॉर्मेशन पे या आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए उसको क्या बोला रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आगे केस ऐसा आएगा भी जहां मैं बताऊंगा मेरा लैम्डा ये है, तो आपका लैम्डा उससे फर्क पड़ेगा। अगर पड़ेगा तब आप नहीं बोल पाओगे कि रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। समझेंगे उस केस को जब आएंगे। तो अब मुझे बताइए ई ऑफ एस को क्या लिखेंगे आप? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, अगर इंडिपेंडेंट है तो सारे एस आई के मीन्स को अलग अलग ऐड कर लो। अरे एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं भी होते तो तब भी हो ही जाता, सॉरी, इसके तो इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड ही नहीं है। नाउ टेल मी, ये जो आपने एस आई का मीन निकाला है, इज दिस डिपेंडिंग ऑन एनी आई? S1 होता तो भी मीन यही आता, S2 होता तो भी मीन यही आता, S3 होता तो भी मीन यही आता, फ्री ऑफ आई है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 0.2 m1 n टाइम्स ऐड हो रहा है? चाहे बार बार लिख के देख लो, तो 0.2 n m1 ये आंसर आएगा आपका। और वेरिएंस को भी क्या सेम तरीके से अब ऐड करा जा सकता है, बिकॉज रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो चाहे कोई भी आई होता, चाहे 1 होता, 2 होता, 3 होता, एसआई का वेरिएंस यही रहने वाला था। तो ये वेरिएंस कितनी टाइम्स ऐड हो जाएगा? तो 0.2 m2 प्लस 0.01 m1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n, दिस इज योर आंसर फॉर वेरिएंस ऑफ s। चलो एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं आगे इसी में। यहाँ से आप मैच करा ही पाए हो सारे, इसको पढ़िए। दिस इज पेज नंबर 19। अब सपोज पॉइजन पैरामीटर जो इंडिविजुअल पॉलिसी का है वो 0.1 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जैसे सिंपल सा नहीं है। अब वो क्या है, अपने आप में क्या फॉलो कर रहा है? गामा को फॉलो कर रहा है। और उस गामा के पैरामीटर्स क्या है? अल्फा और डेल्टा। हालांकि उस क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि n गिवन लैम्डा फॉलो कर रहा है आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? गामा विद पैरामीटर अल्फा एंड डेल्टा। और मांग क्या रहा है आपसे? क्या डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए किसका? नंबर ऑफ क्लेम्स का, यानी n का ही डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है आपसे। क्या करा जाए? n का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है? कंडीशनल। और n का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है? अनकंडीशनल। सुनो ध्यान से, दिस इज द फॉर्मूला। बता सकते हो क्या हो रहा है फॉर्मूले में? कोई समझाएगा? मैं हालांकि फॉर्मूला बोल रहा हूं, पर आप पढ़ के आए हो, मैं सब कुछ ही, ऐसा कुछ नई चीज नहीं लिखी है। अगर आपको x का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता हो और आप x का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं? अनकंडीशनल। दिस इज नोन एज मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन। बस दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, कोई बताएगा मुझे? दोनों में वेरिएबल क्या है? दोनों में वेरिएबल क्या है? y। पर एक जगह y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एक जगह y के रिस्पेक्ट में समेशन कर रहा हूं। दिस विल बी यूज्ड व्हेन y इज कंटीन्यूअस एंड दिस विल बी यूज्ड व्हेन y इज, आप समझना इस बात को भी ध्यान से, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो हम डैम श्योर कि सबको सॉल्व होने का, तो y बचेगा क्या? मेरी राइट साइड में x और y के फंक्शंस हैं और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगी जाके? लिमिट्स। तो एट द एंड जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचना चाहिए? सिर्फ x का फंक्शन। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x से अगर मुझे अनकंडीशनल निकालना है, डिस्क्रीट केस में, कंटीन्यूअस केस में, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज नोन एज मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप बताइए मुझे, n गिवन लैम्डा क्या फॉलो कर रहा है आपका? गामा। एंड लैम्डा के बारे में आगे बताया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं n गिवन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्लीज इसको ठीक कर लेना। n गिवन लैम्डा तो पॉइजन लैम्डा ही फॉलो कर रहा है, वो लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन आपको गामा दिया हुआ है और आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहे हो कि लैम्डा तो है नहीं सर, लैम्डा के ऊपर कंडीशन है, छाप रहे हो खाली बैठे बैठे।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको n का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कंडीशनल, और n का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है आपसे, अनकंडीशनल, और लैम्डा जिसके रिस्पेक्ट में डिपेंडेंसी है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो गामा फॉलो कर रहा है इसलिए वो कंटिन्यूअस है। तो आई विल यूज फर्स्ट वर्जन ऑफ द फॉर्मूला कि अगर सर आपको f ऑफ n चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, f ऑफ n गिवन लैम्डा इनटू f लैम्डा d लैम्डा, और लैम्डा के रिस्पेक्ट में आई एम सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, या फिर 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा, n गिवन लैम्डा पॉइजन फॉलो कर रहा है, क्या लिखूं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और लैम्डा क्या फॉलो कर रहा है आपका, गामा, पीडीएफ आपको याद होगा नहीं, लिख देता हूं मैं, डेल्टा टू द पावर अल्फा बाय गामा अल्फा, लैम्डा रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा लैम्डा डी लैम्डा। ऑलवेज सी किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रही हैं चीजें, उसके हिसाब से साइन लगाए। अगर y के रिस्पेक्ट में वेरी करिए, y कंटिन्यूअस है तो क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और y अगर डिस्क्रीट होता तो क्या लगा रहे होते हम, समेशन। क्या सब कुछ लिख के दे दूं क्या, सॉल्व नहीं करोगे, करो कोशिश। एक हिंट और दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप भूल चुके होंगे वो भी। याद है किसका फॉर्मूला है, गामा इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या होता था, गामा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा। आप देख लीजिए चीजों को कॉमन निकाल के सब कुछ, यू विल फील आपका गामा इंटीग्रेशन का ही फॉर्म बनेगा। तो डेल्टा टू द पावर अल्फा बाहर आ जाएगा, भाई हमें हर उस चीज को अंदर रखना है इसमें लैम्डा हो, बाकी सब तो बाहर आ सकता है। न्यूमरेटर में तो और कुछ बाहर आता लग नहीं रहा है, डिनोमिनेटर से क्या आ जाएगा बाहर, n फैक्टोरियल गामा अल्फा। इंटीग्रेशन हो गया 0 से इंफिनिटी तक, लैम्डा टू द पावर n प्लस अल्फा माइनस 1 e टू द पावर डेल्टा प्लस 1 टाइम्स लैम्डा डी लैम्डा। ध्यान से कंपेयर करेंगे, यहां इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x, आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, लैम्डा, तो x की जगह लैम्डा तो आना ही आना है, बाकी कंपैरिजन करिए। क्या लिख रहा है आपको कंपेयर करके, अल्फा की जगह क्या दिखाई दे रहा है भाई, अल्फा क्या है, जो x की पावर थी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी पावर -1, आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, लैम्डा, उसकी पावर -1 क्या दिखाई दे रहा है आपको, so लैम्डा कैन बी रिप्लेस बाय n प्लस अल्फा। अच्छा, लैम्डा क्या है, जो x से यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां लैम्डा क्या होगा, जो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दैट इज डेल्टा प्लस 1। ये दो चीजें रिप्लेस करनी है, तो मेरा आंसर क्या ऐसा बन जाएगा, डेल्टा टू द पावर अल्फा बाय n फैक्टोरियल गामा अल्फा, गामा क्या लिखूं ऊपर, n प्लस अल्फा, डेल्टा प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस अल्फा। सिंपल कंपैरिजन, दैट्स इट। कैन आई फर्दर राइट इट लाइक दिस, समझाना मुझे, गामा n प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय गामा n प्लस 1 गामा अल्फा डेल्टा ओवर डेल्टा प्लस 1 रेज टू द पावर अल्फा एंड 1 अपॉन डेल्टा प्लस 1 रेज टू द पावर n। चक्कर आने लगेगा, क्या हो गया भाई, n फैक्टोरियल को क्या लिखा, बस मैंने गामा n प्लस 1 लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, और बाकी मैंने उनको स्प्लिट करा है, क्यों करा है वो बताता हूं आपको, कर लो आप कॉपी इतना। सो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं स्टैंडर्ड, जिससे आप शक्ल मैच करा सकते हैं।
अच्छा n कैसा रैंडम वेरिएबल है पहले बताओ, गैस ही लगवा लेते हैं आपसे पहले, फिर बातें बताएंगे. At the end, n has to be a which type of random variable? Because it is number of claims. It has to be a discrete random variable. तो मैं बोलूँ किससे शक्ल मैच करती है, तुक्के मारना थोड़ा कम हो गया ना. पहले 14-15 में से तुक्के मारने पड़ते, अब 6-7 ही रह गए ना. डिस्क्रीट में से तुक्के मारो अगर आपको मारने हैं तो शक्ल किससे मैच कर रही है, मतलब तो आप बताओगे. नेगेटिव बाइनोमियल कौन सा? टाइप 2. करेक्ट है. दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 का पीडीएफ. लेट मी राइट इधर टेबल में जो वर्जन दिया दैट इज गामा के प्लस एक्स डिवाइडेड बाय गामा एक्स प्लस 1 गामा के पी टू दी पावर के क्यू टू दी पावर एक्स. दिस इज टाइप 2 का पीएमएफ. और आपका आंसर कुछ और आ रहा है. वेरीफाई कर लो सब मैच कर रहा है क्या. इसको आप बोलते थे यहां पर कि x फॉलो कर रहा है नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 विद पैरामीटर्स k एंड p. इसको क्या बोलोगे? हर k की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? आसान है पहचानना, p की पावर से चलिए. तो ये p है आपका, आप ध्यान से देख लीजिए, और ये k है. आप बोल सकते हो n फॉलो कर रहा है नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 विद पैरामीटर p की जगह पर क्या है? अल्फा. और सॉरी k की जगह पर अल्फा है, p की जगह पे डेल्टा ओवर डेल्टा प्लस 1. तो जो चीज कंडीशनल में क्या फॉलो कर रही थी? पॉइजन. अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या निकल के आया आपका? नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2. और अब आपसे बोलूं मुझे n का मीन दीजिए, तो लैम्डा बोलोगे क्या आंसर? n कौन सा मीन है? लैम्डा. लैम्डा मीन है n का, लेकिन कौन सा मीन है? कंडीशनल. मुझे कैसा मीन चाहिए अगर अनकंडीशनल? तो या तो ये अप्रोच से जाऊं कि पहले अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बना लूं पहले पूरा, फिर मीन निकालूं, या फिर जो अप्रोच हमने पहले अपनाई, कंपाउंड पॉइजन का फायदा उठा लिया कि पहले कंडीशनल मीन का ही दोबारा क्या अप्लाई कर दिया मीन. वो कैसा बन गया? अनकंडीशनल. एक बार वेरीफाई करते हैं. चलो आप ई ऑफ एन बताइए आपके हिसाब से क्या आएगा. याद ही नहीं है आपको तो मैं दिखाई देता हूं. नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 का मीन क्या है? के क्यू बाई पी. भाई के क्यू बाई पी, तो आपका मीन क्या आएगा? के की जगह आप क्या बोल रहे हो? अल्फा. क्यू क्या है? 1 अपॉन डेल्टा प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी क्या है? डेल्टा अपॉन डेल्टा प्लस 1. और आपका आंसर क्या आ गया? अल्फा बाय डेल्टा. ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच है कि भाई पहले मैंने क्या करा? अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया पूरा, और फिर क्या निकाला जाके? उसका मीन. अब शॉर्टकट क्या था इसी चीज का? प्रोफेसर एन गिवन लैम्डा फॉलो कर रहा था पॉइजन लैम्डा. तो आप यहां से लिख सकते थे कि ई ऑफ एन गिवन लैम्डा विल बी लैम्डा. और आपको चाहिए था ई ऑफ एन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एन गिवन लैम्डा दैट इज ई ऑफ लैम्डा. और लैम्डा क्या फॉलो कर रहा था देखना? गामा विद पैरामीटर्स अल्फा एंड डेल्टा. तो एक ही चीज कराई है मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स में, बट विद टू डिफरेंट अप्रोचेस, एंड यू नो वेरी वेल कि विच अप्रोच यू हैव टू यूज. आपके दिमाग में डाउट नहीं है ना अभी कि ये तो नहीं करने वाला हूं मैं बार बार कि मैं पहले अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं फिर मैं मीन निकालूं बैठ के, बिकॉज आई हैव डायरेक्ट रिजल्ट्स विद मी कि कंडीशनल मीन का मीन अप्लाई करो तो मीन कैसा बन जाएगा? अनकंडीशनल. अब जब आपको टाइम लगे आप बिजनेस भी घर पे वेरीफाई कर लेना. हालांकि आपके मन में डाउट होना नहीं चाहिए कुछ भी चीज़ का, क्योंकि काफ़ी क्लियरली आप विजुअलाइज कर सकते हैं. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फाउंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ही पूरा. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनकंडीशनल आ गया तो मीन वेरियंस ना मैच करे उस अप्रोच से और इस अप्रोच से, वो तभी हो सकता है जब मैंने कहीं एक जगह पे ब्लंडर किया हो. अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि मेरा आंसर मैच ना करे. नेक्स्ट लाइन डालेंगे वेरिएबिलिटी इन होमोजीनियस पोर्टफोलियो. और आप समझेंगे उस लाइन के मीनिंग कि हेट्रोजीनियस क्यों बोला गया और इसे होमोजीनियस क्यों बोला जा रहा है. एक एक वर्ड को रीड करेंगे. वेरिएबिलिटी इन होमोजीनियस पोर्टफोलियो. पढ़ो. नाउ डिफरेंट एग्जांपल इज कंसीडर्ड. ये उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. सपोज एज बिफोर देयर इज अ पोर्टफोलियो ऑफ एन पॉलिसीज. तो अगेन भाई सब कुछ चल रहा है. एग्रीगेट क्लेम्स नाउ सिंगल पॉलिसी हैव
कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एसआई अभी भी क्या फॉलो कर रहा है, कंपाउंड पॉइजन। बट पैरामीटर को ध्यान से देखेंगे, वहां क्या था, एसआई कंपाउंड पॉइजन फॉलो कर रहा था, पैरामीटर लैम्डा आई था, यहां पैरामीटर क्या है, लैम्डा। क्या मतलब है इस बात का, अभी ये नहीं पता, अभी ये पता है कि अगर मेरा लैम्डा 0.1 है तो सबका 0.1 है, मेरा 0.3 है, अभी ये बताया नहीं कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं, पर ये पता है कि सबका लैम्डा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। बट वो कांस्टेंट है कि वो रैंडम वेरिएबल है, ये समझना है अभी भी आगे। कह रहा थी CDF ऑफ द इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट रैंडम वेरिएबल्स एफएक्स वो सेम चल रहे हैं। The Poisson parameters are the same for all the policies in the portfolio. This is the main line जो मैंने अभी दोबारा से यहाँ लिख दी है कि Poisson parameter सारी पॉलिसीज का क्या होने वाला है, सेम। If it is 0.1 for me and you are in the same group, तो आप सबका क्या होना पड़ेगा, 0.1 होना पड़ेगा। मेरा 0.3 है तो आप सबका क्या होना पड़ेगा, 0.3 होना पड़ेगा। कह रहा if the value of lambda were known, वर्ड क्या लिखा है, if the value of lambda is known, the aggregate claims from different policies would be independent of each other। समझो इसका मीनिंग क्या है। सर की जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल बाय कंडीशनल। सर क्योंकि उसमें बोला ना इफ अगर नोन है, इफ नोन, अगेन दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। आपने अगर इफ वाली सेंटेंस को हटा दिया और आपने खाली इतना ही पढ़ा, आप मतलब पढ़ा तो आपने पूरा, लेकिन आपके दिमाग में खाली इतना ही साउंड किया कि एग्रीगेट क्लेम्स आर इंडिपेंडेंट, तो बात ही बदल गई पूरी। उसने स्पेसिफिकली बोला है कि इफ लैम्डा इज नोन तो सारी चीजें इंडिपेंडेंट हैं, मतलब S1 गिवन लैम्डा, S2 गिवन लैम्डा, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ कब, जब मैं लैम्डा बोल रहा हूं आपको। तो क्या इससे ये मीन करोगे आप कि S1 S2 SN आर इंडिपेंडेंट? नो, आई कैन नॉट से दिस, आई कैन नॉट से दिस, क्योंकि क्वेश्चन सेज कि अगर लैम्डा पता है तो दे आर इंडिपेंडेंट, तो दे आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट अदरवाइज इंडिपेंडेंट, दे आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट। लैम्डा बता दीजिए तो मैं बोल दूंगा चीजें इंडिपेंडेंट है, बट अगर लैम्डा नहीं बता, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आई एम टेलिंग यू माई लैम्डा इज 0.1। अब आपका लैम्डा क्या है, मेरे पे डिपेंडेंट सा लग रहा है आपको सुन के, पर वो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना इस बात से, जब पता ही सबका सेम होने वाला है। आपका मेरा लैम्डा 0.3 तो सबका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0.3 हो गया। तो इसीलिए बोला गया कि अगर पता लग जाता है कि क्या है तो हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। फिर आगे क्या कहता है, इट इज अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज नॉट नोन। अब आपकी बात पे आ रहे हैं, possibly because it changes year to year, but there is some indication that probability that lambda is given range of values। और लास्ट लाइन में पढ़ के आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा इस बात का, पढ़ो। लैम्डा नोन तो नहीं है, बट वो लैम्डा कांस्टेंट भी नहीं है, वो लैम्डा क्या है, रैंडम। तो अगेन कैन आई से कि n गिवन n फॉलोज पॉइजन लैम्डा, ऐसा बोल दे, अब भी नहीं बोल पाऊंगा, अब फिर से क्या बोलना पड़ेगा, n गिवन लैम्डा क्या फॉलो करेगा, आपका पॉइजन लैम्डा फॉलो करेगा। क्लियर है? मतलब कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन में समझ में आ रही है बात, आपको रीड करना पड़ेगा एक लाइन को। वहां पर क्या बोला गया था, SI गिवन लैम्डा आई, क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि हर एक पॉलिसी के लिए वो लैम्डा क्या हो सकता था, अलग अलग हो सकता था। यहां पे क्या बोला आपने, सबका लैम्डा क्या होना पड़ेगा, सेम। टॉपिक का नाम क्या है, वहां क्या था, वो हेट्रोजीनियस होने का कारण था, सबका लैम्डा अलग अलग हो पाना पॉसिबल था। यहाँ होमोजीनियस होने का मतलब क्या है, सबके लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, सेम। बट दोनों ही जगह वो लैम्डा क्या है, रैंडम वेरिएबल था वहां भी और रैंडम वेरिएबल है यहाँ भी। डिफरेंस क्लियर है? तो क्या लैम्डा रैंडम वेरिएबल हो जाने से टॉपिक सेम हो जाता है? नहीं। फिर आप ये समझिए रैंडम वेरिएबल तो है, बट वो सबके लिए सेम है या सबके लिए अलग अलग वैल्यू ले सकता है। अगर सबके लिए सेम है दैट क्लासिफाइज अंडर दिस कैटेगरी, और सबके लिए अगर अलग अलग हो सकता है दैट वाज द अर्लियर कैटेगरी। अब इससे फर्क कहां पड़ेगा वो भी समझेंगे। लेट्स रीड दिस एग्जांपल जो करा रहा है। कह रहा वही लैम्डा है, इस या तो 0.1 होगा या 0.3 होगा विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, और आपको देना है मीन एंड वेरिएंस किसका, पहले एक सिंगल पॉलिसी के लिए पहले ई ऑफ एस आई वी ऑफ एस आई निकाल के देना है, और फिर आप एग्रीगेट के लिए निकाल के देंगे। क्यों दिखाऊं आपको, चलो आप कर ही लो, पहले कोशिश करो। वो तो फिर से वैसे ही शुरू कर सकता हूँ ना, मैं यहीं पे कर दूं क्या, आसान हो जाएगा मेरे लिए। भाई ये तो कॉपी कर लो पिछले वाले एग्जांपल से। ई ऑफ लैम्डा आई तो बोलना गलत है, अब आप लिख लेना ई ऑफ लैम्डा 0.2 है एंड वी ऑफ लैम्डा 0.01 है। प्लीज बहुत फर्क हो गया ना बातों में, आई लगा होना और नहीं लगा होना आपको समझ में आना चाहिए, मीनिंग इज डिफरेंट।
और स्टेटमेंट दे देंगे कि SI गिवन लैम्डा क्या फॉलो करता है, कंपाउंड पॉइजन, और उसका पैरामीटर क्या है आपका लैम्डा। तो हाउ विल योर कैलकुलेशन वेरी नाउ, क्या बदल दोगे? वो सर पहले आप ESI गिवन लैम्डा आई निकाल रहे थे, अब आप ESI गिवन लैम्डा निकाल दोगे। पहले आप VSI गिवन लैम्डा आई निकाल रहे थे, अब आप VSI गिवन लैम्डा निकाल दोगे। पहले आंसर आपका लैम्डा IM1 आ रहा था, तो अब क्या आ जाएगा, लैम्डा M1 एंड लैम्डा M2। और आई थिंक दिस इज सफिशिएंट कि आप मुझे ESI और VSI का पूरा कैलकुलेशन करके दे पाएं। और नोटिस करें चेंज आ भी रहा है, कुछ की नहीं आ रहा है। क्या लिखोगे इसे फिर से बोलो सर? ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन SI गिवन लैम्डा, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा M1। और लैम्डा देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है अभी भी, लैम्डा क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या बन गया, E ऑफ लैम्डा टाइम्स M1, और E ऑफ लैम्डा क्या है आपका 0.2। सिमिलरली ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस SI गिवन लैम्डा। आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा अब तक कि आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। और अभी आपको लग रहा है पता नहीं फिर क्यों पढ़ रहे हैं अलग अलग, सब समझाएंगे अभी। So this becomes E of lambda times M2 and this becomes V of lambda times M1, या फिर सेम आंसर आपका यही आ जाएगा जो लिखा हुआ। चलिए M1 का स्क्वायर है तो ठीक है, पर बात बदलेगी अभी। कब बदलेगी? जब हम S की बात कर रहे होंगे ना। पढ़ो आगे क्या कह रहा है। फिर से S की बात कर रहा है, अब S का मीन और वेरियंस निकाल के दीजिए। जो डिफरेंस आना है वो आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ लैम्डा इज नोन तो SIs कैसे रैंडम वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। एंड इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट तो मीन पे फर्क पड़ेगा, वेरियंस पे पड़ेगा, कि दोनों पे पड़ेगा? मुझे इसका आंसर दीजिए। बोलो सर मीन के लिए तो अभी भी स्टेटमेंट सेम ही चलने वाला है आपका। भाई मीन तो हमेशा अलग अलग हो सकता है, तो मीन तो अभी भी जैसा पहले आ रहा था वैसा ही निकल के आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट वेरियंस में क्या फर्क होगा? लेकिन उससे वाले स्टेटमेंट लिख ही लो आप सेकंड पार्ट से पहले, मैं आपको दिखाई देता हूं बुक से। क्या हुआ? अरे उसे बेटर समझाऊंगा, पूछते ले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसका सेंटेंस ये था कि इफ लैम्डा इज नोन तो चीजें क्या है, इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उसी बात को हम दोबारा से फॉर्मली लिख रहे हैं कि SI गिवन S1 गिवन लैम्डा, S2 गिवन लैम्डा, ये सारे कंडीशनल रैंडम वेरिएबल्स तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। बट अनकंडीशनल के बारे में हम नहीं बोल पा रहे कि दे आर इंडिपेंडेंट। और क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वेरिएंस ऐसे अलग अलग नहीं हो पाएगी आपकी। तो क्या करा जाए वेरिएंस के लिए, सोचना है आपको। मीन में फर्क नहीं पड़ेगा, पता ही है। तो मीन तो सर हमेशा ही अलग अलग हो सकता है। प्रॉब्लम आती है जब वेरिएंस को अलग अलग करने का नंबर आता है।
तो मीन तो आप बेशक एज इट इज कॉपी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो तो वैसे ही याद आएगा। मुझे निकालना है वेरिएंस ऑफ एस विच इज वेरिएंस ऑफ समेशन एस आई, राइट। एडन तो ये निकालना है मुझे, क्या किया जाए। एंड आई कैन नॉट राइट इट समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n वेरिएंस ऑफ एस आई। लिख सकता था अगर भाई वेरिएंसेस को ऐड कर लो इकट्ठा, वो कर सकता था अगर रैंडम वेरिएबल्स क्या होते, इंडिपेंडेंट होते, पर वो हो नहीं पा रहा है, क्या करें। कोशिश करो, चलो हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे थोड़ा। अगर इसको चाहो तो आप ऐसा लिख लो, क्या दिक्कत है। भाई आप एस का कैसा, एक तरह से इस समेशन वाले रैंडम वेरिएबल का आप अनकंडीशनल वेरिएंस चाहते हैं ना, इसको ऐसे समझेंगे। मान लो समेशन एस आई को मैं कोई z मान लेता हूं रैंडम वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक बार के लिए, तो एक तरह से आप वेरिएंस ऑफ z चाहते हैं, तो क्या आप उसे एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस z गिवन लैम्डा प्लस में वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन z गिवन लैम्डा बोल सकते हैं। अब थोड़ा आसान दिख रहा है, बट वही चीज क्या है आपकी समेशन एस आई है कि मुझे समेशन एस आई का अनकंडीशनल वेरिएंस चाहिए था, तो मैंने अगेन वही फॉर्मूला यूज करा है। पहले तो फॉर्मूला कॉपी कर लो, चलो आप, तो मैं तोड़ता हूं इसे और तो जो भयानक सा एक्सप्रेशन दिख रहा है वो इतना भयानक सिर्फ समेशन की वजह से लग रहा था, पर है नहीं, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आया कि ये कैसे रिप्लेस हो गया अंदर एन लैम्डा m2, क्या आंसर है आपके पास इस बात का, कैसे? करेक्ट। बोले भाई सर आपने ये निकाला था कि वेरिएंस ऑफ एस आई गिवन लैम्डा, वो तो हमने लैम्डा m2 निकाल ही लिया, और क्योंकि दे आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट तो उनकी वेरिएंस तो डायरेक्टली ऐड हो सकती है। तो ये कितनी बार ऐड हो जाएगी वेरिएंस आपकी, एन टाइम, और एक्सपेक्टेशन तो एनीवेज भी ऐड हो सकती है, इंडिपेंडेंट नहीं भी होते। क्लियर है? अब आप आंसर में डिफरेंस आएगा आपके, मुझे बताएंगे पिछले आंसर में इसमें क्या डिफरेंस है, वेरिएंस अलग आएगी आपकी, कहां ज्यादा है कहां कम और क्यों। ये तो आप समझ ही लेंगे कि यहां पर n और m2 में से क्या कांस्टेंट है और क्या रैंडम वेरिएबल और लैम्डा में से। बोले n और m2 कांस्टेंट है सर, वो तो बाहर आ गए। एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या बचा खाली, मैं यहां पे एक स्टेप लिख देता हूं, n m2 टाइम्स e ऑफ लैम्डा, और यहां पर n स्क्वायर m1 स्क्वायर टाइम्स v ऑफ लैम्डा, और आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द एक्स्ट्रा टर्म? वो सर पिछला जो वेरिएंस था वो आपका ये आ रहा होगा 0.n m2 0.01 n m1 का स्क्वायर, इसमें एक n एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहाँ वेरिएंस बड़ी आ रही है? नेचुरली यहीं आ रही है, राइट। क्यों? ऐसा लगा नहीं था देख के कि वेरिएंस कम हो जानी चाहिए। ध्यान से सोचना, अगर आप वैसे देखते हैं बाहर से, बोला सर वहां तो हर एक का लैम्डा अलग अलग हो सकता था, यहाँ तो एक लैम्डा सबका फिक्स है, मतलब सेम है, फिक्स बोलना तो गलत है, सेम है। तो ऐसा बाहर से देख के लगता नहीं कि वेरिएंस कम होना चाहिए था, पर बढ़ गया। वाई? सर एक रीजन हो सकता है कि सर अगर वो वैल्यू लेता है तो वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है। करेक्ट, दिस इज द ओनली रीजन वी कैन गिव। सर लैम्डा या तो 0.1 होगा तो सभी का 0.1 हो जाएगा, तो माय एग्रीगेट क्लेम अमाउंट विल गो एक्सट्रीमली डाउन, ऐसा समझ लेते हैं। और अगर एक का 0.3 हुआ तो सभी का क्या हो जाएगा 0.3, तो एग्रीगेट क्लेम अमाउंट एकदम बहुत ऊपर हो जाएंगे, या तो बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है। भाई वेरिएबिलिटी की स्प्रेड ही तो मेजर करता है। जब वेरिएंस हाई कब होती है? जब एक्सट्रीम में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ तो एक्सट्रीम ही है, या तो आप इस एक्सट्रीम पे बैठेंगे या आप इस एक्सट्रीम पे बैठेंगे, तो
जब ये था ना कि किसी का 0.1 किसी का 0.3, तो फिर भी आप क्या देख रहे हैं, आपका स्प्रेड कम हो रहा था चीजों का। अब यहाँ क्या हुआ, या तो उस एक्सट्रीम बैठ जाओ कि सबका 0.3 कर लो, या इस एक्सट्रीम पे आ जाओ कि सबका 0.1 हो जाए, तो एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई। तो वेरिएबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? जो बैलेंस बना रहना था, किसी का 0.1 किसी का 0.3, वो बैलेंस अब नहीं है। क्यों नहीं है ना? अभी ये थोड़ा ना या 0.1 हुआ तो सबका 0.1 हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते 0.3 हो गया है, ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि चांसेस तो अभी भी हैं। चांसेस अभी, पहले जो पॉलिसी वाइज चांसेस थे, पहले क्या था, पिछले एग्जांपल में मेरा 0.1 या 0.3 कुछ भी हो सकता था, आपका 0.1 0.3 कुछ भी हो सकता था, मेरा 0.1 है तो आपका 0.3 हो सकता था, पॉसिबल है। अब क्या है, मेरा 0.1 है तो आपका भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है, तो उसके हिसाब से कुछ आंसर निकलेंगे। एक क्या है, मेरा 0.3 है तो सबका फिक्स क्या हुआ, फिक्स तो अभी भी नहीं हुआ ना। हाँ, ये हो जाता कि हम सबका लैम्डा फिक्स हो गया, 0.3 ही होगा, तो फिर वेरिएबिलिटी ऑब्वियसली क्या आ जाती है, बहुत डाउन आ जाती है। नाउ दिस इज बिग एग्जाम्पल, बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर। पहले टॉपिक का नाम पढ़ लो खाली, देन आई विल गिव यू टाइम, आप रीड करें। क्या कह रहा है, वेरिएबिलिटी इन क्लेम नंबर्स एंड क्लेम अमाउंट, पैरामीटर अनसर्टेनिटी। अभी तक क्या हो रहा था, n का ही पैरामीटर क्या बन रहा था अपने आप में, रैंडम वेरिएबल। x के बारे में हम सॉर्टेड थे कि x को तो फिक्स रख के चलते हैं। नाउ रीड दिस एग्जांपल, अच्छा खासा है, लिखा है कि इस सेक्शन में आप कितने एग्जांपल कवर करेंगे, 2, और एक्सपेक्टेशन भी पहले क्लियर कर दिया, पढ़ लो आगे वाली लाइन। यही है जो है, कह रहे ये सबसे ज्यादा अच्छा खासा एग्जांपल है, तो टाइम लगा के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रीड करो आप। अब डेटा नोट करते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है ना, जो हम पढ़ेंगे। मॉडल क्या करिए, इंश्योरेंस कंपनी windstorms under the household insurance policy using the following assumption। कह रहे थे नंबर ऑफ स्टॉर्म्स अराइजिंग ईच ईयर, उसको के रैंडम वेरिएबल से डिनोट करा गया है। सबसे पहले के को डिफाइन कर लो, नंबर ऑफ स्टॉर्म्स, और उसका पैरामीटर क्या है, लैम्डा। एंड एज ऑफ नाउ आई डोंट नो लैम्डा इज अ कांस्टेंट और लैम्डा इज अ रैंडम वेरिएबल, तो मैं भी कुछ लिख नहीं रहा हूं, बट मैं जल्दबाजी में आके ये नहीं लिख रहा हूं के फॉलोज पॉइजन लैम्डा, आई एम नॉट राइटिंग इट, मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूं कि भाई के का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका पैरामीटर क्या है, लैम्डा है। कह रहे नंबर ऑफ क्लेम्स अराइजिंग ईच ईयर ऑन द आइल स्टॉर्म एनआई इज अज्यूम्ड टू हैव अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, इसको ना नॉर्मल थीटा ही लिख लेना, जरूरी नहीं आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है कि हर क्लेम स्टॉर्म में कितने क्लेम्स आएंगे, ये आपको पहले से नहीं पता है। वो क्या है, अपने आप में रैंडम वेरिएबल एनआई है, और एनआई का पैरामीटर क्या है, थीटा आई। पर थीटा आई के बारे में बोल दिया गया कि वो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स का कलेक्शन है, जिसका मीन क्या है n, जिसका वेरिएंस क्या है आपका s1²। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ni गिवन थीटा आई फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन थीटा आई, ये तो सॉर्टेड है। एंड e ऑफ थीटा आई क्या बन जाएगा n, एंड v ऑफ थीटा आई क्या बन जाएगा आपका s1², ये आप लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि e ऑफ ni गिवन थीटा आई इज थीटा आई, एंड v ऑफ ni गिवन थीटा आई इज ऑल्सो थीटा आई। आई एम नॉट श्योर क्या यूज होगा क्या नहीं होगा, बट जो मैं तुरंत लिख सकता हूं मैं उसको लिख रहा हूं अभी यहां पे। और चाहो तो ये भी लिख ही लो साथ में, ई एन आई क्या होगा फिर, was an expectation of expectation ni given theta i, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा आई दैट इज n। और ऐसे मुझे वेरिएंस ऑफ ni और लिख के दे दो, क्या आएगा, आप हमेशा नोटिस करेंगे अनकंडीशनल मीन जो आता है या पॉपुलेशन मीन जो आ रहा है वो निकल के कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन जब आप कंडीशनल मीन निकाल रहे हैं दैट इज ऑलवेज अ रैंडम वेरिएबल। छोटी छोटी पहचान है जो आप चेक कर सकते हैं भाई, फाइनली जाके मैं कहीं गलती कर रहा हूं कि मैं सही जा रहा हूं। वेरिएंस और बता दो एनआई का क्या आ रहा है, तब क्या बोलोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस एनआई गिवन थीटा आई प्लस में वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ni गिवन थीटा आई।
या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा आई एंड वेरिएंस ऑफ थीटा आई, या फिर n प्लस में s1 का स्क्वायर। ये रख दो लिख के सब कुछ, जो जब यूज करना होगा फिर यहीं से पिक करते जाएंगे हम आगे। आई हैव टू रब ऑल दिस, तो आप अपना संभाल के रखना, मुझे बता देना, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, कहते अमाउंट ऑफ द jth क्लेम अराइजिंग फ्रॉम द ith स्टॉर्म इज xij। तो पहले आपने समझाइए कि x34 का मीनिंग क्या है आपके लिए। थर्ड स्टॉर्म में जो फोर्थ क्लेम आया वो कितने का आया, और ऐसे x12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टॉर्म का जो सेकंड क्लेम आया वो कितने का आया। कह रहा वो क्या फॉलो कर रहा है, कह रहा xij फॉलो करता है लॉग नॉर्मल, जिसके ये दो पैरामीटर्स हैं, और जो मीन है उसका वो ये है, हम भी जानते हैं मीन ये होता है लॉग नॉर्मल का, बट आगे कुछ और भी बोला गया, पढ़ो। क्या ये मीन कांस्टेंट है, समझो। कह रहा नहीं, द मीन क्लेम अमाउंट आर अज्यूम टू बी IID रैंडम वेरिएबल्स, जिसका फर्दर मीन क्या है, p और s2 स्क्वायर। यानी मैं ऐसा लिखूंगा, यहां जगह नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि xij गिवन लैम्डा आई। एक काम करो यार, लैम्डा 2 हो गया ना शायद क्वेश्चन में, फिर तो लैम्डा यही यूज करना पड़ेगा, हाँ फिर तो लिखना पड़ेगा मजबूरी में मुझे कैपिटल लैम्डा आई। ये फॉलो करेगा आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू आई एन सिग्मा स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें आप बताइए मुझे, ई ऑफ एक्स आई जे गिवन लैम्डा आई, कैपिटल लैम्डा, ये क्या होगा। लॉग नॉर्मल है तो क्या म्यू और सिग्मा स्क्वायर मीन और वेरिएंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल है तो क्या ये मीन बन जाएगा, बोले सर मीन तो बनेगा e टू द पावर म्यू आई प्लस में हाफ सिग्मा स्क्वायर, और क्वेश्चन में उसी की वैल्यू लैम्डा आई दे रखी है। इतना सब बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसको किससे डिनोट कर दिया, लैम्डा आई से। और वेरिएंस क्या होता है लॉग नॉर्मल का, बोले सर मीन का स्क्वायर, यानी लैम्डा आई का स्क्वायर इनटू e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर -1। और एक चीज बता रखी है कि अगर आप इस लैम्डा आई का मीन निकालेंगे, हेलो हेलो, तो इस लैम्डा आई का मीन क्या आ रहा है आपका, दिया हुआ है क्वेश्चन में p, और इस लैम्डा आई का अगर आप वेरिएंस निकालेंगे दैट इज s2 का स्क्वायर। तो आप मुझे xij का मीन और xij का वेरिएंस और दे दीजिए। मुझे पता नहीं आगे क्या मांगा है क्या नहीं मांगा, वो देख लेंगे, पर ये निकालता जा रहा हूं बस मैं साथ साथ। तो क्या लिखोगे आप इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स आई जे गिवन लैम्डा आई, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा आई दैट इज नथिंग बट p। और इसे क्या लिखेंगे आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस एक्स आई जे गिवन लैम्डा आई प्लस में वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स आई जे गिवन लैम्डा आई, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा आई का स्क्वायर into e to the power sigma square -1 and variance of lambda। बताइए क्या एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा पहली एक्सपेक्टेशन से, e to the power sigma square -1, और एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या बचेगा, लैम्डा आई का स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ लैम्डा आई कितना दिया हुआ है, वो तो s2 स्क्वायर दिया हुआ है। क्या इसको भी वेरिएंस ऑफ लैम्डा आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई ऑफ लैम्डा आई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ लैम्डा आई का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो यहां से ई ऑफ लैम्डा आई स्क्वायर अगर आप निकालेंगे
तो क्या बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ लैम्डा आई प्लस में ई ऑफ लैम्डा आई का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट S2 स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर, ये बनेगा ना। तो e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 S2 स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर प्लस में S2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, ये बच जाएगा ना, सॉल्व करेंगे कि S2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया समझेंगे यहाँ से। आपके पास Ni का अनकंडीशनल मीन वेरिएंस आ गया और Xij का भी अनकंडीशनल मीन और अनकंडीशनल वेरिएंस आ चुका है। अब क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा वो पढ़ लेंगे अभी अपने आगे। पहला पार्ट पढ़ो, हो गया है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या मांगा है आपसे, Xij का अनकंडीशनल मीन और Xij का अनकंडीशनल वेरिएंस निकाल दिया आपने, वो तो हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ो और ध्यान से पढ़ेंगे सेकंड पार्ट को। कह रहा है SI क्या डिनोट कर रहा है, एग्रीगेट क्लेम आउटगो फ्रॉम द ith स्टॉर्म। अगर एक स्टॉर्म आता है पर्टिकुलरली उसमें कितना पैसा आपके पास से चला जाता है, और ये बोला गया सो दैट, अब यहां पे पढ़ेंगे ध्यान से। अभी तक क्या आ रहा था, ऐसे SI गिवन लैम्डा आई या SI गिवन लैम्डा आई, या प्रीवियस एग्जांपल्स में यहां क्या लिखा है, SI गिवन थीटा आई एंड लैम्डा आई इज अ कंपाउंड पॉइसन रैंडम वेरिएबल। इसका क्या मीनिंग है, करते हैं एक्सप्लेन अभी। अभी तक जो आप पढ़ते थे ना इनिशियली वो ये था, सिंपल केस, बिल्कुल सिंपल केस की बात कर रहे हैं। एक्स में भी कोई कंडीशन नहीं होती थी, एन में भी कोई कंडीशन नहीं होती थी, एस में भी कोई कंडीशन नहीं होती थी। अभी जो आपने पढ़े वो ये केस था सबसे पहले वाला। एक्स ऐसे ही था तब भी सिंपल चल रहा था, पर एन क्या था, एन कंडीशन था। फिर जो केस पढ़ा आपने वो ये था कि SI गिवन लैम्डा है, वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, x ही था और NI गिवन लैम्डा था। ये आपने पढ़ा है अभी तक, वो बता रहा हूं। अब पता है SI क्या है, कि XI जो है वो लैम्डा I इस पे डिपेंडेंट है, और जो NI है दैट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा I। तो जो SI लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं साफ साफ हो जाए। SI गिवन थीटा I कॉमा लैम्डा I। तो इफ आई आस्क यू, मुझे ध्यान से आंसर करेंगे, E ऑफ SI गिवन थीटा I लैम्डा I क्या होगा, मैं लिखूंगा E ऑफ XI गिवन लैम्डा I इंटू E ऑफ NI गिवन थीटा I। आ गया आंसर, मैं तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूं अभी भी। फर्दर, अगर S कंपाउंड पॉइसन था तो आप लैम्डा M1 लिख रहे थे, राइट। ये लैम्डा किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, इस रैंडम वेरिएबल के मीन को, ये M1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, इस रैंडम वेरिएबल को मीन को। अब आप अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि SI क्या डिनोट करता है, SI गिवन दिस इज अ कंपाउंड पॉइसन रैंडम वेरिएबल, तो उसका मीन लैम्डा M1 फॉर्म का होना चाहिए, तो इसका मीन लैम्डा M1 फॉर्म का होना चाहिए। लैम्डा जहां पर किसका मीन होता था, इसका, M1 जहां पर किसका मीन होता था, इसका। तो क्या मैं E ऑफ SI गिवन थीटा I, अगर मैं इतना लंबा एक्सप्रेशन नहीं चाहता हूं तो उसको सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूं, बोले इस रैंडम वेरिएबल का मीन और इस रैंडम वेरिएबल का मीन। बताना कंडीशनल मीन क्या निकाला था XI का आपने अभी ऊपर, कंडीशनल मीन क्या था आपका, लैम्डा I, और इसका कंडीशनल मीन क्या था आपका, थीटा I। मैं एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट ही कर रहा हूं, बस वही आपको ध्यान से करना, रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है। जितना बेटर आप कंपैरिजन कर पाएंगे उतना आसान बना लेंगे, अदरवाइज मेहनत करने का तो टास्क है हमारे पास अल्टीमेटली। तो ये SI का कौन सा मीन आया, एक मिनट रुक जाना, ये SI का कौन सा मीन आ गया, कंडीशनल। अब मुझे तो SI का कौन सा मीन चाहिए, सपोज अनकंडीशनल, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन SI गिवन थीटा I लैम्डा I ये चाहिए, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा I इनटू थीटा I चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐड हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो जाती है, माइनस होता है एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो जाती है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आंख बंद करके एक्सपेक्टेशन अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, कब हो सकती है अलग अलग, जब इंडिपेंडेंट हो। तो एक स्टेटमेंट उसने और दी है यहां पे लास्ट में क्वेश्चन से पहले,
अगर आप मान लो थीटा आई लैम्डा आई दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, एंड इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो आई कैन सिंपली राइट दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लैम्डा आई इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा आई. व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लैम्डा आई? ये आपसे इसलिए बोल रहा हूं, डेटा सब कुछ आपको लिखवाया हुआ है. P. What is the expected value of theta I? I think N. अब ट्राई टू अडेप्ट दिस फॉर वेरिएंस. कंपाउंड पॉइजन है, ये बात को दिमाग में रखते हुए आप वेरिएंस के लिए अडेप्ट करिए. एंड यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एक बार घर जाके आपको समझ में आ रहा होगा. अभी अगर आज के बाद आपने नोट नहीं खोले कभी तो कुछ नहीं याद रह सकता इसके अंदर. अगर आप मेहनत वाला तरीका भी अपनाते हैं यहाँ पे, सुनो, अगर ये वाला तरीका भी आप लगाते, कंपाउंड पॉइजन भूल जाते, EX इंटू EN वाला, तो भी आप देखते हैं आपका आंसर एग्जैक्टली सेम ही आना था, कुछ ऐसा नया नहीं होगा. ऐसे ही अगर मैं वेरिएंस ऑफ SI गिवन थीटा आई लैम्डा आई लिखता हूं फॉर कंपाउंड पॉइजन, तो देखो जनरली ये फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा M2 होता था, राइट. लैम्डा किसका मीन की काम कर रहा था, N के मीन का काम कर रहा था. वो अभी भी यहां पर बैठा हुआ है. और M2 क्या होता था, X वाले का मीन, राइट. तो मैं ऐसा लिखूंगा फॉर्मूला, सॉरी, माय बैड. इसको आप ऐसा लिखेंगे, थीटा आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर गिवन लैम्डा आई. एक्स आई जे स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे. हमें मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप मुझे बता दिए आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा. तो जब आप लैम्डा M2 लिखते थे बेटा, तो M2 का मीनिंग क्या होता था, E ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना. मैंने बोला लैम्डा वाली काम तो N से हो रहा है मेरा, तो उसकी जगह तो उसका पैरामीटर थीटा ही आ गया. जो X वाला काम है वो तो ये कर रहा है ना, तो मुझे इसका क्या चाहिए होगा, सेकंड मोमेंट चाहिए होगा, E ऑफ एक्स आई स्क्वायर गिवन लैम्डा. फर्दर क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज थीटा आई वेरिएंस ऑफ एक्स आई गिवन लैम्डा आई प्लस में मीन ऑफ एक्स आई गिवन लैम्डा आई का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास उसका डायरेक्ट वर्जन तो था नहीं कोई भी. तो ये क्या है आपके पास बताना, वेरिएंस ऑफ एक्स आई गिवन लैम्डा आई, क्या लैम्डा आई ये खत्म ना, इतना ही है ना. प्लस ये क्या है, ये लैम्डा ही वो वाला होगा ना, सॉरी कैपिटल लैम्डा होगा ना, यहाँ भी लैम्डा ही स्क्वायर था ना ये. खोलो ब्रैकेट, क्या मिलेगा, थीटा आई को थीटा आई रहने देते हैं, लैम्डा आई का स्क्वायर ई टू द पावर सिग्मा स्क्वायर, ये बच रहा है शायद मेरे हिसाब से. तो चक्कर से आ रहे होंगे आपको, मैं समझ सकता हूँ बात से, पर धीरे धीरे करेंगे सॉल्व, प्रो हो जाएंगे. ट्राइंगल तो नहीं, वो मेरे से ट्राइंगल बन जाता है, सॉरी, पर वो ऐसा है, दोनों के नीचे से डंडे लगाने हैं, वो मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे फ्लो में से ट्राइंगल सा बन जाता है. पर समझ पा रही हो ना तुम क्या है, वो जरूरी है. ये SI का कौन सा वेरिएंस है, कंडीशनल. मुझे SI का कौन सा वेरिएंस चाहिए, अनकंडीशनल. तो ये काम और करो. अभी तो आप फॉर्मूला वही चल रहा है, सुनो ध्यान से, मैं क्लास की स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैं एक ही फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कंडीशनल मीन से अनकंडीशनल मीन, कंडीशनल वेरिएंस अनकंडीशनल वेरिएंस. और वो कितनी बार यूज हो रहा है और कितने तरीके से यूज हो रहा है वही समझना है.
दो आंसर। थोड़ा सर अनकंडीशनल वेरिएंस चाहिए तो ई ऑफ वी ऑफ एस आई गिवन थीटा आई लैम्डा आई प्लस में वी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस आई गिवन थीटा आई लैम्डा आई, या एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा आई लैम्डा आई का स्क्वायर ई टू द पावर सिग्मा स्क्वायर प्लस में वेरिएंस ऑफ क्या थीटा आई लैम्डा आई। अब फिर से समझेंगे थीटा आई लैम्डा आई कैसे रैंडम वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट, तो एक्सपेक्टेशन में तो अलग अलग हो जाएंगे प्रोडक्ट में, बट वेरिएंस में देयर इज नो मेथड। वेरिएंस एक्स वाई का क्या करा जाए, कुछ नहीं पता आपको, क्या करेंगे उससे पहले चलो इसको तो लिख ही दें, ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा आई एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा आई का स्क्वायर, ये टर्म तो सॉर्टेड है। भाई आपको प्रोडक्ट में वेरिएंस अलग अलग करनी नहीं आती है, मीन तो अलग अलग करना आता है, क्या वेरिएंस को मीन की टर्म में लाया जा सकता है? बोले हाँ सर, आप इसे लिख लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा आई लैम्डा आई का स्क्वायर माइनस ई ऑफ थीटा आई लैम्डा आई का होल स्क्वायर, और उसको तोड़ दो। भाई यहाँ तो मीन अलग अलग कर सकते हो, करो कोशिश। तो ये बन गया ई टू दी पावर सिग्मा स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा आई क्या बनेगा पता है आपको? देखो अब तो आंसर देते जाओ मुझे फटाफट, ये निकाला हुआ सब कुछ आपने, क्या एन, ये भी निकाला हुआ शायद अभी, ई ऑफ लैम्डा आई स्क्वायर एस टू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा, फिर ये निकाला हुआ ना, एस टू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, प्लस इसके लिए क्या करा जाए, क्या लिख सकते हैं सर? मतलब इसे आप लिख सकते हो ई ऑफ थीटा आई स्क्वायर ई ऑफ लैम्डा आई स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन तो अलग अलग कर सकते हैं, समस्या नहीं है इंडिपेंडेंट में, प्रोडक्ट में वेरिएंस अलग अलग करनी नहीं आती थी। इसको क्या कर सकते हैं, ई ऑफ थीटा आई इंटू ई ऑफ लैम्डा आई का होल स्क्वायर, ये बन गया एन ई टू दी पावर सिग्मा स्क्वायर एस टू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ई ऑफ थीटा आई स्क्वायर क्या होगा, एस वन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, करेक्ट। ये क्या है एस टू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये क्या है एन पी का होल स्क्वायर। सब ब्रैकेट ब्रैकेट आप हटा देना, पर ये सिर्फ क्या निकला अभी, एस आई का मीन और एस आई का वेरिएंस, एस का और निकालना बाकी है अभी आपके लिए, पर वो मुश्किल नहीं है, समझाता हूँ क्यों। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप क्रक्स निकालेंगे बातों का तो बहुत, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया लिटरली, इट इज ऑल अबाउट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंडिंग कब कंडीशनल नोटेशन में डिफाइन करना है, कब अनकंडीशनल में लगना, उतनी ही बात है। तो बस वो ध्यान से पढ़ना है वो स्टेटमेंट्स को हमें, और कुछ नहीं करा है हमने। अब देख लेना एक बार, आई थिंक वेरिएंस ऐसा ही हमारा ऐसे ही कुछ आया है ना, हमने जो निकाला ऐसे ही कुछ है वो। अब लास्ट क्या बचा है वो और पढ़ लो, क्या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मीन एंड वेरिएंस ऑफ, आप सारे पोर्टफोलियो को कंबाइन करिए, मीन वेरिएंस दीजिए। चलो ये काम आपके लिए आसान कर देते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यहां से पढ़ो। क्या मान लो सबके सम को मैं एस की बजाय वो किससे डिनोट कर रहा है, आर से डिनोट कर रहा है, तो अगर आप आर को लिखेंगे तो वो एस वन प्लस एस टू सो ऑन एस के बनेगा, है ना। और अगर इसकी नोटेशन को ध्यान से देखा जाए तो सिंपल कंपाउंड रैंडम वेरिएबल वाली बात है, कुछ कंडीशनल नहीं है। अब फायदा पता है क्या हुआ, जो के के बारे में विचार था कि के क्या फॉलो करता है, पॉइसन, उसका पैरामीटर लैम्डा, लैम्डा इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, तो चीजें मेरे लिए एकदम क्या हो गई, वापस सिंपल कलेक्टर रिस्पॉन्डर वाला वर्जन आ गया कि अगर सर ऐसा है तो मैं ई ऑफ आर को
नॉट ई ऑफ एस। सिंपल लैम्डा m1 बोल सकता हूं, पर वो m1 क्या है अब, क्योंकि आपने जब पढ़ा है तब x1 x2 ऐड हो रहे होते थे ना। एक्स का जो अभी निकाला है। करेक्ट। तो इसे आप लैम्डा m1 बोलने की बजाय क्या बोलो, लैम्डा si बोलो। और वेरिएंस ऑफ r को क्या आप लैम्डा e ऑफ si स्क्वायर बोल सकते हो। तो कंपाउंड पॉइजन के रिजल्ट में छोटे से नंबर ही है लैम्डा m1 लैम्डा m2, बट वो कितना काम आ रहा है आपको, कितना टाइम बचा रहा है, वो आपको अंदाजा लग नहीं पा रहा है अभी भी। अगर आप बार बार वेरिएंस ऑफ s के लिए फॉर्मूला लिखने बैठ गए, बार बार लैम्डा कॉमन निकाल के मेहनत करोगे, वो नहीं करनी है आपको। डायरेक्टली लैम्डा m1 लैम्डा m2 यूज करो। बट वो m1 m2 क्या होने हैं, वो रिप्लेसमेंट आपका एप्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बनाया वो इस वर्जन से बनाया हुआ है। तो इसमें किसकी जगह क्या रिप्लेस हुआ है, तो बोले एक्साइज के मीन को बोल रहे थे आप m1, उस एक्साई की रिप्लेसमेंट यहां किससे हुई है, SI से। तो m1 की जगह मुझे मीन ऑफ SI लिखना चाहिए, और m2 की जगह मुझे मीन ऑफ SI स्क्वायर लिखना चाहिए। बेटा एक बार बताओ, अगर ESI VSI आ गया तो ESI स्क्वायर निकालने में दिक्कत है क्या? देखो आंसर मैच करा पाओगे क्या? तो भाई ये आ गया लैम्डा एनपी, ये तो समझ सॉर्टेड है। और ई ऑफ SI स्क्वायर का वेरिएंस ऑफ SI प्लस ई ऑफ SI का होल स्क्वायर बोल ही सकते हैं। चलेगा? एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो हमने आई थिंक लोडिंग फैक्टर हम पढ़ चुके ना, लोडिंग फैक्टर पढ़ा था, एक एग्जांपल कवर करा था उसके अंदर। ये पेज नंबर 23 पे एग्जांपल है जो आप खुद कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे लोडिंग फैक्टर प्लस जितना भी पढ़ा है वो समराइज करके देने की कोशिश करिए। नहीं होता है कुछ आपसे हिलेगा नहीं तो मैं कराऊंगा एट द एंड। चलेगा? चलो।